Welcome to my channel DPT by SK. In this topic I will discuss about cryotherapy. इस वीडियो में हम क्रायोथेरेपी की डेफिनेशन, बायोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंजेस एसोसिएटेड विद हीट लॉस और डिफरेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्रायोथेरेपी देख लेते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, अगर कॉन्सेप्ट बना के चलेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्रायो जो मीन्स होता है वो कोल्ड होता है और थेरेपी मीन्स होता है क्योर। इसमें हम कोल्ड का यूज़ लेते हैं ताकि कोई भी पैथोलॉजी, इंजरी को ट्रीट कर सकें। नॉर्मली हम इसे एक्यूट के लिए यूज़ करते हैं कोल्ड थेरेपी, और जो क्रॉनिक की कंडीशंस होती हैं उसमें हम हॉट पैक यूज़ करते हैं। ये बात याद रखिएगा कि अगर हमारे पास एक्यूट कंडीशन है उसमें हम क्या करेंगे, कोल्ड थेरेपी देंगे। बट अगर क्रॉनिक कंडीशन के साथ कोई पेशेंट आता है तो उसमें हम क्या, हॉट पैक देंगे। अगर हम इसके यूजेस की तरफ देखें तो ये इन्फ्लेमेशन, स्पाज़म और डिफरेंट पैथोलॉजीज ऑफ टिश्यू होती है, जो डिफरेंट एजेंट्स होते हैं उसमें हम यूज़ करके उन इन्फ्लेमेशन, स्पाज़म और पैथोलॉजीज़ को ट्रीट करते हैं। अगर मैं लोकल एजेंट्स ऑफ क्रायोथेरेपी की बात करूँ तो उसमें हमारे पास वेपोकूलेंट स्प्रे, आइसिकल, जेल पैक, ये सब आ जाते हैं जो हम इंजरी को ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 15 सेंटीग्रेड टू 45 सेंटीग्रेड पे बॉडी टेम्परेचर लाई करता है। ठीक है, अब देखिएगा कि हमारी पैथोलॉजी किस तरह टिश्यू में काउस होती है। 45 सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाए या 15 सेंटीग्रेड से कम हो जाए तो हमारा सेल डैमेज हो जाता है। ठीक है, और एंजाइम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, क्रायोथेरेपी के जो एजेंट्स है उसे यूज़ करके हम ये सब पैथोलॉजी को ट्रीट करेंगे। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले हीट एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसफ़र है। देन हमारे पास सुपरफिशियल एंड डीप टिश्यू कूलिंग है। थर्ड वन इज़ सबक्यूटेनियस फैट टिश्यू। फर्स्ट वन इज़ हीट एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसफ़र। ये क्या होता है कि क्रायोथेरेपी हेल्प करता है एब्जॉर्ब दी बॉडी हीट और इसको ट्रांसफ़र करता है एटमॉस्फेयर में, फिर बॉडी क्या होगी, कूल डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ सुपरफिशियल एंड डीप टिश्यू कूलिंग। हम अगर लॉन्ग लास्टिंग के लिए क्रायोथेरेपी यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, सुपरफिशियल और डीप टिश्यू को कूल करेगा, और वो किसके लिए यूज़ होगा, क्रॉनिक कंडीशन के लिए। ठीक है, थर्ड वन इज़ सबक्यूटेनियस फैट टिश्यू। इसमें हम क्या करेंगे कि जो पेनिट्रेशन ऑफ क्रायोथेरेपी है, ठीक है, वो डिपेंड करती है दो चीज़ों में, फैट थर्मल कंडक्टिविटी और फैट एप्लीकेशन ड्यूरेशन। ठीक है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी में और ड्यूरेशन एप्लीकेशन में डिपेंड करती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चेंजेस एसोसिएटेड विद हीट लॉस। इसमें सबसे पहले हीमोडायनामिक चेंज आता है। हीमोडायनामिक चेंज क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। दोज थिंग्स विच इफेक्ट द फ्लो ऑफ ब्लड। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन। ये टॉपिक वाइवा बेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन होता क्या है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे वैसो डायलेशन मिलती है, मीन्स ब्लड फ्लो जो होगा इंक्रीज़ हो जाएगा। और जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, जब हम कोल्ड अप्लाई करते हैं तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, मीन्स जो ब्लड वेसल्स का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ब्लड फ्लो क्या होगा, कम हो जाएगा। कॉन्स्ट्रिक्शन वैसो डायलेशन को और अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। जब हम किसी एरिया पे कोल्ड थेरेपी अप्लाई करते हैं तो उस एरिया पे जो भी हमें वैसो डायलेटर्स होते हैं, वेसल्स को डायलेट करने के लिए, वो मेडिएटर्स कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल हिस्टामिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, तो उनकी जो एक्टिविटी और प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाएगी। जब इन दोनों की एक्टिविटी प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है जो हमारा जो मसल होगा वो डायलेट नहीं होगा और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगी, फिर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। अब इसके अंदर एक रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, अब वो इस रिस्पॉन्स कौन सा रिस्पॉन्स होता है, वो हंटिंग रिस्पॉन्स होगा। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। दी हंटिंग रिएक्शन और हंटिंग रिस्पॉन्स इज अ प्रोसेस ऑफ अल्टरनेटिंग वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वैसो डायलेशन इन एक्सट्रीमिटीज एक्सपोज टू कोल्ड। रिस्पॉन्स को एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि मैंने अपने हैंड को 0 सेंटीग्रेड वाटर पे अपना हैंड इमर्स कर दिया। ठीक है, कुछ स्टार्टिंग में क्या होगा, फॉर एग्जांपल कुछ स्टार्टिंग में क्या होगा, 15 मिनट्स बाद वेसल्स जो होंगी वो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी। ठीक है, जैसी वेसल्स जो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो ब्लड फ्लो क्या होगा, कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो कम होगा तो क्या मतलब हो गया, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई, हमें वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मिली। फिर हमें 15 मिनट्स बाद दोबारा क्या मिलेगा, वैसो डायलेशन मिलेगी। वैसो डायलेशन मतलब कि हमारा जो ब्लड फ्लो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा।
ये जो साइकिल है ये ऐसे ही चलती रहेगी। 15 मिनट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, आफ्टर 15 मिनट वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन हमें कहाँ देखने को मिलती है? जब हम कोई आइसिकल यूज़ करते हैं हैंड में, तो वहाँ पे क्या होगा? रेडनेस फील होगी। इट्स मीन कोल्ड थेरेपी ने उस एरिया पे वैसोडाइलेशन करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल कोई इंजरी हो गई नी पे, एंकल रीजन पे, तो हम क्या करेंगे? राइस मेथड को यूज़ करेंगे। राइस मेथड मीन्स RICE। R मीन्स रेस्ट, I मीन आइसिकल एंड C मीन कंप्रेशन, देन E मीन एलिवेट। रेस्ट किया, देन आइसिकल हमने क्या किया? यूज़ किया। कंप्रेशन मीन हमने उस चीज़ की बैंडेज की और उस रीजन को एलिवेट कर दिया। इट कैन रिड्यूस सॉइलिंग, रिलीव पेन, प्रोमोट फ्लेक्सिबिलिटी एंड हीलिंग। अच्छा, हंटिंग रिस्पॉन्स में हमारे एग्जाम में एक सवाल आता है कि भाई 10 सेंटीग्रेड को हंटिंग रिस्पॉन्स में डिफ़ाइन करें, ग्राफ बना के शो करें। तो उस ग्राफ को हम कैसे शो करेंगे कि अगर हम लॉन्ग लास्टिंग के लिए क्रायोथेरेपी यूज़ करेंगे लाइक दैट 15 मिनट 30 मिनट, वही मैंने अभी आपको 15 मिनट 30 मिनट का बताया था कि हम कोल्ड थेरेपी यूज़ करते हैं। 15 मिनट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, देन 15 मिनट, आफ्टर 15 मिनट क्या होगा? वैसोडाइलेशन होगी। फिर 15 मिनट बाद फिर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, देन वैसोडाइलेशन। इस ग्राफ में जस्ट यही समझाया जा रहा है। ये इम्पॉर्टेंट होता है वो एग्ज़ाम के लिए, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाइवा बेस के लिए भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने क्रायोथेरेपी यूज़ की, ठीक है, वो क्या करेगा? थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगा और हीट को एक्सट्रैक्ट करवाएगा और कूलिंग इफेक्ट देगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन सा इफेक्ट दे रहा है। मिनिमाइज सेकेंडरी टिश्यू करवाता है, एडिमा डिक्रीज़ करवाता है, पेन को रिड्यूस करवाता है, स्पास्टिसिटी को डिक्रीज़ करवाता है। कैसे करवाता है वो देखते हैं। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी। मिनिमाइज सेकेंडरी टिश्यू डैमेज किस तरह करवा रहा है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, ब्लड फ्लो डिक्रीज़ करवा रहा है और क्या करेगा? सेल मेटाबॉलिज्म जो होंगे वो डिक्रीज़ होगा। जब ब्लड फ्लो और सेल मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ होगा तो सेकेंडरी टिश्यू डैमेज जो होंगे वो मिनिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट वन, एडिमा। एडिमा को डिक्रीज़ कैसे करवा रहा है? कूलिंग इफेक्ट मिला रीजन को, वो फ्री प्रोटीन क्या होगा? वो रिड्यूस होगा। जैसे ही फ्री प्रोटीन रिड्यूस होगा, वेस्ट प्रोडक्ट हटेगा वहाँ से और जो एडिमा होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट वन है पेन। पेन को कैसे? अगर यहाँ पे इंजरी हो गई है, ठीक है, हैंड पे अगर इंजरी हो गई, यहाँ के जो थर्मोरिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही एक्टिवेट होंगे, जो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी है ना, जो पेन लेके जाता है, उसको डिक्रीज़ करवाएगा, काउंटर इरिटेशन होगी और पेन डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पास्टिसिटी। स्पास्टिसिटी को रिड्यूस कैसे करवा रहा है कि हमारे पास मसल स्पिंडल होता है, ठीक है, मसल्स में, और वो गोल्जी टेंडन एक्टिविटी होती है। और स्पास्टिसिटी क्या देखेगा? मसल की टाइटनेस को कहते हैं। यहाँ पे गामा मोटर न्यूरॉन एक्टिवेशन जो होती है, ठीक है, उस टाइटनेस के लिए वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे ही डिक्रीज़ होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, स्पास्टिसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। सही है। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है कोल्ड इंड्यूस वैसोडाइलेशन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। इंक्रीज ब्लड फ्लो होगा, ठीक है, वैसोडाइलेशन होगी, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और जो कोल्ड इंड्यूस टिश्यू डैमेज हुआ होगा वो प्रिवेंट हो जाएगा। बात करेंगे यूजेस ऑफ क्रायोथेरेपी। यूजेस ऑफ क्रायोथेरेपी बताने से पहले एक बात बता दूं कि हमारे जो केसेस बन के आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देकर समझा रही हूँ क्रायोथेरेपी के जो केसेस है किस तरह बन के आ सकते हैं। 45 ईयर्स ओल्ड वुमेन कम टू OPD, ठीक है, विथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो हम इसमें कौन सा इफेक्ट देंगे, मतलब कौन सी थेरेपी यूज़ करेंगे? वो है क्रायोथेरेपी, ठीक है। अब इसका जो रैशनल फॉर यूज़ होगा वो याद रखना कि जो केसेस में भी हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इतने सारे थेरेपीज वो पढ़ा देते हैं कि क्योंकि हर चीज़ का एक ही इफेक्ट आ रहा होता है। आप हाइड्रोथेरेपी उठा के देख लो या फिर हम लेज़र थेरेपी है और भी उसमें पेन मैनेज हो रहा है, स्पास्टिसिटी वो डिक्रीज़ हो रही है, एडिमा डिक्रीज़ हो रहा है और बहुत सारे एक जैसे इफेक्ट आ रहे होते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कौन से केस में कौन सी थेरेपी को हम यूज़ करें। तो उसके रैशनल फॉर यूज़ याद कर लिया करो। जैसे हम क्रायोथेरेपी का डिस्कस करते हैं कि रैशनल फॉर यूज़ क्या होता है, वो दो चीज़ें होती हैं। एक तो रियूमेटॉइड आर्थराइटिस है, नेक्स्ट है ऑस्टियो आर्थराइटिस।
ठीक है। बाकी फर्दर भी यूजेस हैं जो हम क्रायोथेरेपी को यूज़ करके ट्रीट कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन भी है, एडिमा भी है और पेन को भी मैनेज कर रहा है, लेकिन जो रैशनल फॉर यूज़ है वो रेमोटाइड आर्थराइटिस है। इसके जो हैंड आउट्स है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स शेयर कर दिए, वहाँ से ले लीजिएगा। और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम मेथड्स और कूलिंग एजेंट्स जो यूज़ कर रहे होते क्रायोथेरेपी में वो और वाइवा बेस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।